अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है और आज का हमारा जो लेक्चर है वो इनकम फ्रॉम बिज़नेस से रिलेटेड है। आज के लेक्चर में हम इनकम फ्रॉम बिज़नेस से रिलेटेड जो इसके बेसिक रूल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का ये जो लेक्चर, अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं और इसको आप कर लेते हैं तो बिज़नेस से रिलेटेड जितने भी पॉइंट क्वेश्चन के अंदर आएंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर बिज़नेस से रिलेटेड किसी भी पॉइंट में कोई भी मसला नहीं होगा। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इनकम फ्रॉम बिज़नेस के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि इनकम फ्रॉम बिज़नेस में कौन कौन सी चीज़ आनी है और उनमें से कौन सी चीज़ें टैक्सेबल होंगी और कौन सी चीज़ें एग्जैम्प्ट होंगी। ये असल पॉइंट है इसमें याद रखने वाला। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें हमारे पास आ रहा है बिज़नेस इनकम ड्यूरिंग ईयर। तो ये आपके पास इनकम फ्रॉम बिज़नेस के हेडिंग में आएगा ये पॉइंट, अगर क्वेश्चन में दिया हो, और ये टैक्सेबल होगा। यहाँ पे जो चीज़ें टैक्सेबल हैं उनके साथ मैंने आगे कुछ भी नहीं मेंशन किया, तो सिंपली आप याद रखिएगा जिसके साथ मैंने कुछ भी नहीं मेंशन किया वो सारी चीज़ें टैक्सेबल होंगी। एग्जाम्प्ट होने वाली सिर्फ यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं, तो सिर्फ उनके साथ मैंने एग्जाम मेंशन कर दिया हुआ है। बाकी जितनी भी चीज़ें हम बिज़नेस में पढ़ेंगे वो सारी की सारी टैक्सेबल ही होंगी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ रहा है इनकम फ्रॉम फ़िश कैचिंग बिज़नेस या फार्मिंग बिज़नेस। आपने कोई फ़िश वगैरह का बिज़नेस रखा हुआ है, कोई फार्म रखा हुआ है, तो ये भी आपका बिज़नेस में आएगा और ये भी टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्म, मुर्गी वगैरह का आपका पोल्ट्री फार्म है। उसके बाद इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टिम्बर, लकड़ी को कहते हैं टिम्बर लकड़ी को कहते हैं। तो अगर आपका कोई लकड़ी का बिज़नेस है वहाँ से हासिल होने वाली इनकम जो है वो भी आपका इनकम फ्रॉम बिज़नेस में ही आएगा। इनकम फ्रॉम स्टड फार्म कहते हैं घोड़ों की देखभाल की जगह। आपने कोई घोड़े जो है उनकी देखभाल के लिए कोई जगह रखी हुई है, तो वहाँ से आपको पैसे आ रहे हैं, तो वो भी आपका इनकम फ्रॉम बिज़नेस में ही आएगा और ये भी आपका टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम यार्न बिज़नेस, धागे का आपका कोई बिज़नेस हो सकता है। प्रॉफिट फ्रॉम टेक्सटाइल बिज़नेस, आपका कोई कपड़े का जो है वो काम हो सकता है, टेक्सटाइल आपकी मिल हो सकती है, कपड़ा बनाने की फैक्ट्री हो सकती है। प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिज़नेस, ये वाला पॉइंट जो है थोड़ा सा समझने वाला है, इसको अभी हम ज़रा डिटेल से जाके समझेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिज़नेस, ये भी आपका बिज़नेस में ही आएगा और इसी के साथ अगर उसने आपको लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिज़नेस दिया हुआ है तो इसे आपने प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिज़नेस में से माइनस कर देना। अगर उसने आपको लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिज़नेस दिया लेकिन उसने आपको प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिज़नेस नहीं दिया, तो उस सूरत में आपने इस लॉस को किसी चीज़ में से भी माइनस नहीं करना, मतलब इसको आपने छोड़ देना। तो स्पेकुलेशन बिज़नेस क्या होता है इसको अभी ज़रा हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो स्पेकुलेशन बिज़नेस लिखा हुआ है अ ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज एंड सेल इन विच एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफ़र ऑफ कमोडिटी इज़ नॉट मेड। क्या मतलब है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, फिर हम ज़रा इसको एग्जांपल से समझेंगे। स्पेकुलेशन बिज़नेस में क्या होता है, आप किसी से कोई चीज़ ख़रीदते हैं, आप उसे उसकी पेमेंट कर देते हैं करंट मार्केट प्राइस के ऊपर, लेकिन वो चीज़ उससे आप एक्चुअली रिसीव नहीं करते, वो आपको एक्चुअल डिलीवरी नहीं करता, चीज़ आपको वो देता नहीं है, बल्कि आपसे वो सिर्फ उसकी पेमेंट ले लेता है। आप वो चीज़ उसी के पास रहने दे देते हैं और फिर फ्यूचर के अंदर किसी स्पेसिफिक डेट के ऊपर, फॉर एग्जांपल आपने जनवरी 1 को उससे आपने कोई चीज़ ख़रीद ली है, कोई भी कमोडिटी है, कुछ भी है, कोई गुड्स वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो 1 जनवरी को आपने वो चीज़ उससे ख़रीदी और 1 जनवरी को उसकी जो प्राइस थी वो थी 1 लाख रुपया। अब आपको उसने वो चीज़ दी नहीं, आपने उसे कहा कि 31 जनवरी को ये चीज़ मैं आपको दोबारा सेल कर दूँगा। तो किस प्राइस पे, जो 31 जनवरी को जो मार्केट प्राइस होगी उसी प्राइस पे आपने वही चीज़ दोबारा से उसे सेल कर देनी है और 31 जनवरी को उस चीज़ की जो भी मार्केट में प्राइस होगी उस हिसाब से आप उससे पैसे ले लेंगे। तो 31 जनवरी को उस चीज़ की प्राइस जो है वो बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। आपने 1 लाख रुपया उसको पे किया था उस चीज़ को ख़रीदने के लिए, उसकी जो ऑनरशिप है वो तो आपको ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन उसकी पोजेसन जो है वो उसने आपको ट्रांसफ़र नहीं की, पोजेसन उसी के पास है। अब 31 जनवरी को जाके उसकी प्राइस फॉर एग्जांपल 1,20,000 हो जाती है, तो वो अब आपको 1,20,000 रुपया पे करेगा, हालांकि आपने उसको 1 लाख दिया था, तो यहाँ पे आपको 20,000 रुपये का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये एक स्पेकुलेशन बिजनेस है, इसमें एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती, जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत हम चीज़ खरीदते हैं और फिर वही चीज़ हम दोबारा से उसे सेल कर देते हैं। तो इसको ज़रा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं।
जो मैंने अभी आपको बताई है सेम वही एग्जांपल लिखी हुई है। अली सोल्ड गुड्स टू अहमद, अहमद मेक द पेमेंट ऑन करंट मार्केट प्राइस, अहमद ने उसे करंट मार्केट प्राइस पे पेमेंट कर दी, बट डिड नॉट टेक द गुड्स फ्रॉम अली, लेकिन उसने चीज़ें अली से रिसीव नहीं की। ऑन अ स्पेसिफिक फ्यूचर डेट अहमद अगेन सोल्ड द सेम गुड्स टू अली ऑन अ करंट मार्केट प्राइस, फ्यूचर के अंदर एक स्पेसिफिक डेट पे वही चीज़ दोबारा से उसने अली को ही सेल कर दी है जो कि ऑलरेडी अली के पास ही थी। मार्केट प्राइस में भी इंक्रीज और डिक्रीज इन फ्यूचर, इफ़ मार्केट प्राइस इंक्रीज देन देयर विल बी अ प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा, अगर मार्केट प्राइस बढ़ जाती है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा और अगर मार्केट प्राइस कम हो जाती है तो आपको लॉस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 लाख हमने उसे पेमेंट की थी, लेकिन जिस डेट को हम उसको सेल कर रहे हैं उस डेट को मार्केट प्राइस 80,000 हो जाती है, तो इस सूरत में वो आपको 80,000 पे करेगा। हालांकि आपने उसको 1 लाख पे किया था तो आपको 20,000 पे का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अहमद परचेज गुड्स फ्रॉम अली फॉर रुपीज़ 1 लाख ऑन 1 जनवरी 2020 बट डिड नॉट टेक द डिलीवरी, लेकिन उससे उसने चीज़ें नहीं ली। और फिर सेम गुड्स अगेन सोल्ड टू अली फॉर रुपीज़ 1,20,000 ऑन 20 जनवरी, 20 तारीख को जाके आपने 1,20,000 रुपये की वही चीज़ें उसे सेल कर दी जो कि ऑलरेडी उसी के पास थी। तो यहाँ पे देयर विल बी अ स्पेकुलेशन प्रॉफिट ऑफ 20,000। तो ये मुझे उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी स्पेकुलेशन बिजनेस की। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 8, इनकम फ्रॉम बिजनेस ही चल रहा है। हमने पीछे 7 पॉइंट पढ़े थे, सॉरी 8 पॉइंट ही पढ़े थे। तो ये प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस में से आपने लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस को माइनस कर देना। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आ रहा है रॉयल्टी ऑन प्रोफेशनल बुक्स। तो जो प्रोफेशनल बुक्स लिखते हैं जैसे कि आपकी अकाउंटिंग की बुक है या आपकी टैक्स की बुक है या आपकी प्रोफेशनल बुक्स है, तो ये जो आथर होते हैं ये इन बुक्स को खुद प्रिंट नहीं करवा रहे होते। आपने अक्सर देखा होगा आप जब कोई बुक लेते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है अजीम अकेडमी, अजीम अकेडमी वालों ने इस बुक को प्रिंट किया हुआ। तो क्या मतलब होता है इसका, हालांकि वो बुक सुहेल अफजल ने लिखी है या टैक्स की बुक है मुअज्जम मुगल ने लिखी हुई है, तो प्रिंट कौन कर रहा है, वो अजीम अकेडमी वाले उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो अजीम अकेडमी वाले असल में क्या करते हैं, वो जो बुक का जो राइटर होता है उससे उसका राइट ले लेते हैं, राइट परचेज कर लेते हैं उस बुक को प्रिंट करने का, और उसके बदले वो जो राइटर होता है उसको वो जो है वो एक फ़िक्स अमाउंट पे कर देते हैं एनुअली। तो वो जो फिक्स अमाउंट जो है जो कि उस राइटर को पे किया जा रहा है, उसको उसने अपना राइट सेल कर दिया, उसको हम कहते हैं रॉयल्टी। तो रॉयल्टी हमारा प्रोफेशनल बुक पे अगर हमें रॉयल्टी रिसीव होती है तो ये हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा, तो ये भी हमारा टैक्सेबल होगा। उसके बाद है रेंट ऑफ मशीनरी। आपने कोई मशीनरी वगैरह रखी हुई है जो आप रेंट पे देते हैं, जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा ये जो रोड्स वगैरह बनते हैं इसके ऊपर जो ठेकेदार होते हैं उन्होंने अपनी मशीनरी नहीं रखी होती अक्सर, क्योंकि हैवी मशीनरी यूज़ होती है, या बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शंस वगैरह होती है उसके ऊपर भी मशीनरी यूज़ होती है। तो अक्सर जो कंट्रैक्टर होते हैं उन्होंने अपनी मशीनरी नहीं रखी होती, तो वो किराए पे जो है वो मशीनरी लेके आ रहे होते हैं। तो ये कुछ लोग होते हैं जिन्होंने अपने पास ये मशीनें रखी होती हैं और वो किराए पे दे रहे होते हैं, तो ये इनका बिज़नेस होता है। तो अगर आपको रेंट ऑफ मशीनरी रिसीव हो रहा है तो ये भी आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। एक रेंट था प्रॉपर्टी रेंट, वो आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा। प्रॉपर्टी के अंदर हमने बात की थी सिर्फ बिल्डिंग ओपन प्लाट वगैरह आएगा, तो ओपन प्लाट या बिल्डिंग के अलावा आपको किसी भी चीज़ का रेंट आता है तो वो आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस में आ जाएगा। उसके बाद रेंट ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग, आपने देखा होगा शादी ब्याह के मौका पर ये टेंट सर्विस वालों ने फर्नीचर या इस तरह की चीज़ें वो आपको प्रोवाइड कर रही होती हैं, तो वो भी उनका बिज़नेस होता है। वहाँ से हासिल होने वाली इनकम भी आपका इनकम फ्रॉम बिज़नेस में ही आएगा। इनकम फ्रॉम फॉरेन बिजनेस, अगर आपका बाहर के मुल्क में कोई बिज़नेस है वहाँ से आपको इनकम आ रही है, और इसी तरह से लॉस फ्रॉम फॉरेन बिजनेस अगर आपका पास आ रहा है तो उसे आपने इनकम फ्रॉम फॉरेन बिजनेस में से ही माइनस कर देना। स्पेकुलेशन लॉस की तरह अगर आपके पास लॉस फ्रॉम फॉरेन बिजनेस है और इनकम फ्रॉम फॉरेन बिजनेस नहीं है तो आपने इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना लॉस का। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम फॉरेन कंट्री, आपके पास बाहर के मुल्क से कोई भी टैक्सेबल इनकम आ रही है। और इसके बाद हमारे पास इनकम फ्रॉम फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप इन पंजाब, आपने कोई फ्रूट प्रोसेसिंग सेटअप लगाया हुआ है पंजाब के अंदर, वो भी आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा और ये भी टैक्सेबल होगा। इसके अलावा पॉइंट नंबर 15 है इनकम फ्रॉम फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप इन बलोचिस्तान, मलाकंड वियन, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा। तो ये कुछ इलाके हैं, ये स्पेसिफिकली मेंशन है। अगर आप इन इलाकों के अंदर कहीं पर भी
फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं तो 5 सालों तक वो एग्जेम्प्ट होगा। ये हमारा 2020 है, तो 5 सालों के अंदर अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने सेटअप लगाया हुआ है 2018 के अंदर, तो 2018, 19 और 20 तो ये हमारा एग्जेम्प्ट होगा क्योंकि ये 5 सालों के अंदर अंदर आ रहा है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सेटअप लगाया हुआ था 2014 के अंदर, तो फिर अब अगर हम देखें 2014, 15, 16, 17, 18, तो 18 में उसके 5 साल पूरे हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद 2019 जो हमारा करंट ईयर है, तो 2019 के अंदर हम उस पर टैक्स लगाएंगे। मतलब जब भी आपने स्टार्ट किया आपने देखना कि अगर 5 साल गुजर चुके हुए हैं तो फिर उस पर टैक्स लगाएंगे, और अगर अभी 5 साल नहीं गुजरे तो फिर वो एग्जेम्प्ट होगा। ये पॉइंट आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एग्जेम्प्ट है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं तो ये हमेशा एग्जेम्प्ट होगा, इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। उसके बाद है इनकम फ्रॉम नेटवर्क डिज़ाइन, ये भी एग्जेम्प्ट है, ये भी कंप्यूटर से ही रिलेटेड है। तो ये दो चीज़ें जो है ये तो एग्जेम्प्ट है। तो आपने ये सारी चीज़ों का टोटल कर लेना है, तो ये आपके पास टोटल इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगा। तो ये सिर्फ इसमें लास्ट 3 चीज़ें जो थी इनमें से 2 चीज़ें तो एग्जेम्प्ट होंगी, पॉइंट नंबर 16 और 17, और 15 वाला जो है वो कभी एग्जेम्प्ट भी होगा और कभी टैक्सेबल होगा। बाकी सारी चीज़ें जो है वो हमेशा टैक्सेबल ही रहेंगी। इन सब का टोटल किया और इसके बाद आपने से इसमें इनमें से कुछ चीज़ें माइनस करनी है। लॉस फ्रॉम बिजनेस अगर उसने आपको दिया हुआ है, इसे आपने टोटल इनकम में से, इनकम फ्रॉम बिजनेस में से माइनस कर देना है। लॉस फ्रॉम पाकिस्तान सोर्स बिजनेस, इसे भी आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस में से माइनस कर देना। और इसके अलावा अनएडजस्टेबल लॉस या कैरी फॉरवर्ड ऑफ प्रीवियस ईयर लॉस, तो ये भी आपने माइनस कर देना। प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमने बात की थी, प्रॉपर्टी के अंदर अगर करंट ईयर का लॉस होगा तो हम उसे माइनस करेंगे, लास्ट ईयर का लॉस होगा तो हम उसे माइनस नहीं करेंगे। लेकिन बिजनेस के अंदर ये रूल है कि चाहे करंट ईयर का लॉस हो या लास्ट ईयर का लॉस हो, प्रीवियस ईयर का लॉस हो, तो हम उसे माइनस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक और पॉइंट भी है जो आपने ध्यान से समझना। अगर आपके पास फॉरेन बिजनेस लॉस है तो उसे आपने सिर्फ इनकम फ्रॉम फॉरेन बिजनेस में से ही माइनस करना है। लेकिन अगर उसने आपको क्वेश्चन के अंदर लॉस फ्रॉम पाकिस्तान सोर्स बिजनेस दिया हुआ है और इनकम फ्रॉम फॉरेन बिजनेस दिया हुआ है, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो आपने पाकिस्तान सोर्स बिजनेस लॉस या सिंपल लिखा हो लॉस फ्रॉम बिजनेस या लॉस कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर, इन तीनों में से कोई भी चीज़ दी हो तो आपने इसको इनकम फ्रॉम फॉरेन बिजनेस में से भी ही माइनस कर देना। तो ये पॉइंट ध्यान से समझना कि लॉस फ्रॉम फॉरेन बिजनेस सिर्फ फॉरेन इनकम में से माइनस होगा, लेकिन लॉस फ्रॉम बिजनेस, लॉस फ्रॉम पाकिस्तान बिजनेस या प्रीवियस ईयर लॉस जो होगा, ये इन सारी चीज़ों में से कोई भी चीज़ दी होगी तो आपने उसमें से माइनस कर देना। जी बच्चों, इसके अलावा कुछ नोट है, ये मैं आपको ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं हम इसको, लेकिन फिर इसको ज़रा थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। इफ़ लॉस फ्रॉम बिजनेस इज़ गिवन बट इनकम फ्रॉम बिजनेस इज़ नॉट गिवन देन लॉस फ्रॉम बिजनेस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम टोटल इनकम। ये पॉइंट ज़रा ध्यान से समझने वाला है। अगर आपको याद हो, हमने स्टार्ट में जब चैप्टर ये इनकम टैक्स न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे, इसका जो फर्स्ट लेक्चर था वहाँ पर मैंने आपको इसका कंप्लीट टेबल बना के दिखाया था। तो अगर आपके पास लॉस फ्रॉम बिजनेस दिया हुआ है लेकिन इनकम फ्रॉम बिजनेस की कोई भी चीज़ उसने आपको नहीं दी हुई, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, लॉस फ्रॉम बिजनेस को आपने टोटल इनकम जो आप 5 हेड्स ऑफ इनकम को प्लस करते हैं उसका जो टोटल आएगा उसमें से आपने माइनस कर देना। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस विल बी डिडक्टेड ओनली फ्रॉम इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। ये वही पॉइंट है जो अभी मैं आपको पीछे डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसी तरह से इफ़ लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस इज़ गिवन बट इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस इज़ नॉट गिवन देन इट विल हैव नो इफेक्ट। ये पॉइंट भी अभी पीछे मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके बाद लॉस फ्रॉम फॉरेन सोर्स बिजनेस विल बी डिडक्टेड ओनली फ्रॉम फॉरेन सोर्स बिजनेस। वही पॉइंट है सारे जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। पाकिस्तान बिजनेस लॉस कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम फॉरेन बिजनेस इनकम एज वेल एज पाकिस्तान बिजनेस इनकम। ये पॉइंट भी वही है जो अभी आपको पीछे बताया। अगर पाकिस्तानी लॉस है, पाकिस्तानी बिजनेस से कोई भी लॉस है, उसे आप फॉरेन बिजनेस इनकम में से भी माइनस कर सकते हैं और पाकिस्तानी इनकम में से भी माइनस कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, आपने ये सारे रूल्स अच्छी तरह से याद कर लेने। अगर आप ये सारे रूल याद कर लेते हैं तो आपके लिए किसी भी क्वेश्चन के अंदर बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आ जाए तो आपके लिए बिल्कुल कोई भी मसला नहीं होगा। तो इन पॉइंट को अच्छी तरह से याद कीजिएगा, इनको लिखिएगा। तो अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।